जय महेश, जय श्री कृष्ण। भगवान महेश जी के चरणों में अर्पण करते हैं श्रद्धा के सुमन। जुड़ाकर हमारे कर हृदय पूर्वक करते हैं कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा मराठवाड़ा विभागांतर्गत संस्कार संवर्धन समिति द्वारा आयोजित परिसंवाद पारिवारिक समरसता के जूम सभागार में उपस्थित प्रमुख अतिथि मराठवाड़ा उपाध्यक्ष आदरणीय माननीय भाई श्री संजय जी डाड़, विशेष अतिथि प्रदेश मराठवाड़ा संयुक्त मंत्री भाई श्री संजय जी मंत्री। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर एवं समाज सेवी आदरणीय भाई श्री CA शरद जी बागड़ी, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, सभी पदाधिकारी, संयोजक एवं जिलाध्यक्ष, साथ ही मेरे जिज्ञासु श्रोतागण। मैं समिति सह संयोजिका सो सरोज गट्टाणी हृदय तले आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। स्नेहीजनों अंजुमन में ले सम्मान के मोती, करते हैं हम मुस्कुराकर आपका स्वागत। सच कहूं हम तो है सिर्फ आपके स्नेह और प्यार के भगत। मनपूर्वक आपका स्वागत करते हुए 3 दिन बाद ही आने वाले होली के पावन पर्व की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। आओ हम अपनों के संग खुशियां बांटकर मनाते हैं होली का त्योहार। आओ हम अपनों के संग बांटकर खुशियां मनाते हैं होली का त्योहार। रिश्तों में निखरेगी गहराइयां, जो होगी परिवार में प्यार के रंगों की बौछार। आइए दीप प्रज्वलन एवं महेश वंदना के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री संजय जी डाड़ भाई साहब को, कि वे दीप प्रज्वलन कर महकाए झूम का दरबार। आओ हम भी सब मिलकर करते हैं भगवान महेश जी की जय जयकार, भगवान महेश जी की जय जयकार, भगवान की जय जय। अभी महेश वंदना। महेश भगवान की जय जय। बहुत बढ़िया भाई साहब, जय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।
मैं आग्रह करती हूँ, हमारी समिति की शान नव योजना एवं नव कल्पना है, इनके व्यक्तित्व की पहचान। आदरणीय हमारी संयोजिका कल्पना दीदी मालू, आप आए व अतिथियों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। धन्यवाद सरोज जी। विश्व के पालनहार भगवान महेश जी तथा माँ पार्वती को स्मरण करते हुए गुरुदेव स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा मराठवाड़ा विभाग अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति आयोजित परिसंवाद पारिवारिक समरसता, इस कार्यक्रम के प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय सीए श्री शरद जी गोपीदास जी बागड़ी, प्रमुख अतिथि मराठवाड़ा विभाग उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय टाट, विशेष अतिथि मराठवाड़ा संयुक्त मंत्री आदरणीय श्री संजय जी मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अध्यक्ष आदरणीय श्री श्री किशन जी बंसाली, सचिव आदरणीय श्री मदन लाल जी मिनियार, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्षा आदरणीय श्री अनुसया जी मालू, सचिव माननीय श्री सुनीता जी पलोड, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन अध्यक्ष माननीय श्री हार्दिक जी सारडा, सचिव माननीय डॉक्टर श्री गोविंद जी मंत्री, जूम सभागार में उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, समिति संयोजक, मराठवाड़ा के जिला अध्यक्ष, जो मराठवाड़ा के परभनी के जिला अध्यक्ष जुड़े हैं, सचिव, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त मान्यवर श्रोतागणों, समिति संयोजिका मैं कल्पना मालू शब्द सुमनों से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गत दो सत्र से संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति ने सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मीडिया, स्वास्थ्य से लेकर मनोरंजन तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 30 जनवरी 2022 को सक्सेस एक्सप्रेस इस व्याख्यान का सफल आयोजन हुआ। प्रमुख वक्ता थे राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष आदरणीय शोभा जी सादानी। इन्होंने बताया हमें आत्मचिंतन करना होगा, खुद को जानना पहचानना होगा। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। हर इंसान में सुप्त गुण होते हैं, सिर्फ जरूरत होती है उन्हें उजागर करने की। यही गुण उजागर करने हेतु आज हम लेकर आए हैं एक परिसंवाद पारिवारिक समरसता। माना के संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, लेकिन आजकल जीवन में हो रहे परिवर्तन के कारण, जैसे बदलती जीवन शैली, समय का अभाव, भागदौड़ की जिंदगी, एकल परिवार, बुजुर्गों का अकेलापन, बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम, ऐसे एक न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए संस्कारों का अधिकतर उत्तरदायित्व सामाजिक संगठनों पर आ गया है। अगर हमें सज्जन, सुशील, प्रभावशाली एवं सभ्य प्रखर पीढ़ी का निर्माण करना हो तो हमें सतत ऐसे सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन मनन करना होगा। संस्कारों की पुनर्स्थापना करनी होगी। हमें पहले बच्चों को संस्कार देने होंगे, फिर शिक्षा, क्योंकि संस्कारहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमें सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हमने गीता परिवार आयोजित स्वतंत्र भारत की अमृत महोत्सवी वर्षगांठ निमित्त 75 कोटि सूर्य नमस्कार के उपक्रम में तथा घर घर गीता हर घर गीता, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, गीता परिवार के इस घोष वाक्य को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति ने सक्रिय सहभाग भी लिया। इस उपक्रम में अपना यथोचित योगदान दिया। मुझे नाज है मेरी समिति संयोजक सीए पवन जौहर, मंगल बिरला, सरोज कटानी, जिनका मुझे हर वक्त हर कार्य में संपूर्ण सहयोग रहता है। हमारी समिति के हर कार्यक्रम को अखिल भारतीय पत्रिका में स्थान मिलता है। वैसे ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति, कार्यक्रम की सराहना और पदाधिकारियों का विश्वास हमें हर वक्त कुछ नया आयोजन करने के लिए प्रेरित करती है। माना जहां को गुलशन ना बना सके हम, पर काटे तो कुछ दूर किए।
पर काटे तो कुछ दूर किए, गुजरे जहां से हम, गुजरे जहां से हम सदैव ऋणी रहेंगे आदरणीय सो अंजलि जी टापड़िया के, जो हमें हमेशा कार्यक्रम की सुंदर सी निमंत्रण पत्रिका व जूम प्रांगण उपलब्ध कर देती। हमें विशेष सहयोग मिलता है महाराष्ट्र प्रदेश सभा के सूचना प्रसार मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी बजाज का। संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार तो करते ही है, तकनीकी कार्य भी संभाल लेते हैं और साथ में हमारा प्रोत्साहन, हमारा उत्साह भी बढ़ाते हैं। आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। आज मैं लातूर औसा के केशव बालाजी के वार्षिकोत्सव में आई हूँ। यहाँ पर इंटरनेट की कोई असुविधा ना हो, इसलिए विशेष सहयोग दिया लातूर जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राम कुमार जी पलोड, श्री राजेश जी मंत्री ने एवं श्री रमन जी पलोड ने। इन सभी का विशेष धन्यवाद। जय उमा महेश, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कल्पना दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तावना करी आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। आज समिति के आंगण प्रमुख अतिथि के रूप में आदरणीय संजय भाई साहब जी पधारे हैं, डाड़ भाई साहब जी पधारे हैं। बगिया तो खिल उठी पर चमके आज चांद सितारे। भाई साहब, आपका हृदय तले स्वागत है। आप सादर आमंत्रित हो आशीर्वचन के लिए। आइए, आपके आशीर्वचन हमें जरूर प्रेरणा देंगे, ऊर्जा जरूर प्रेरित करेंगे। संजय जी डाड़ भाई साहब, आप आमंत्रित हो आशीर्वचन के लिए। जय महेश। महाराष्ट्र सभा मराठवाडा विभाग अंतर्गत संस्कार संस्कृति सर्वधर्म समिति आयोजित पारिवारिक समरसता परिसंवाद, इस बैठक में प्रमुख वक्ता नागपुर निवासी सीए शरद जी बागड़ी एवं मराठवाड़ा संयुक्त मंत्री भाई संजय जी मंत्री एवं सम्मिलित उपस्थिति महाराष्ट्र प्रदेश सभा के अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली साहब, मदन लाल जी मनियार साहब, सुनीता जी पल्लोड, हार्दिक जी सारडा, हमारी बहना महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा अनुसया जी मालू, गोविंद जी मंत्री, सभी को अभिवादन करते हुए जय महेश। समिति आयोजिका बहन कल्पना जी मालू, बहन मंगला जी बिरला, बहन दत्तानी, भाई पवन भंवर जी, सभी को कार्यों को अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं। पारिवारिक जीवन की 4 आश्रम में 4 में से ग्रस्त आश्रम की सबसे बड़ी व्यवस्था है पारिवारिक। तो परिवार एक सबसे बड़ी होती है। अगर हम परिवार की जवाबदारी सबसे बड़ी होती है। अगर हम घर में संगठित रहते हैं तो वह बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। जो परिवार में और भी कई ग्रुपों में जो हम जाते हैं, जो वहां पर एकत्रित करने में देर नहीं लगती या हमें उनसे मिलकर काम करने में देर नहीं लगती। एकत्र होकर कार्य बहुत सही सरल हो जाता है। परिवार में बड़ों का मान, बच्चों को समझना, समय के अनुसार हमें इस परिवेश में परिवार को ढालना है। यह बहुत बड़ी भूमिका है। बस यही बात है आज सुनने समझने की। सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे वाक्य को विराम देता हूं। जय महेश, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद भाई साहब, आपके परिवार के प्रति बहुत ही सुंदर मनोभाव जो हमको 100% ऊर्जा जरूर भर देंगे। आइए आगे चलते हैं स्नेहीजनों। अब मैं आमंत्रित करती हूं उन्हें, जो है हमारे युवाओं का गौरव और युवा संगठन के अस्मिता की पहचान, माहेश्वरी युवा दर्पण के संस्थापक अध्यक्ष, महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद के संचालक, संयुक्त मंत्री भाई श्री संजय जी मंत्री, जो हमारे
समाज की है अनूठी पहचान। ये दरिया है, ये दरिया है, ये तो हुनर ही बतलाता है। आप जिस ओर चल पड़ते हो ना संजय भाई, रास्ता अपने आप हो जाता है, रास्ता अपने आप हो जाता है। स्नेह संवाद के शब्द पुष्प लिए, स्नेह संवाद के शब्द पुष्प लिए ये हार है, अभिनंदन है आपका। आप जो पधारे हमारे समिति के द्वार है, समिति के द्वार है। आइए संजय भाई, आपका स्वागत है, आप आपके मनोगत व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी मंत्री। पारिवारिक इस परिसंवाद में उपस्थित इस जूम सभागार सम्माननीय पदाधिकारीगण, अतिथिगण, श्रोतागण एवं हमारे वक्ता आदरणीय बागड़ी जी, सभी को जय महेश। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत कार्यरत यह संस्कार जो कि अपने उद्देश्य के साथ पिछले 2 वर्षों से निरंतर संस्कार व संस्कृति संवर्धन का कार्य विविध विषयों के साथ पूरी निष्ठा व लगन के साथ कर रही है। इसी समिति के माध्यम से संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका कैसे उतारे, भगवत गीता अपने जीवन में करे, स्वयं का निर्माण, बढ़ावे आत्मविश्वास, सवाल हमारे अस्तित्व का, सक्सेस एक्सप्रेस आदि विविध विषयों के महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम से समाज अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन का कार्य संपन्न हुआ है। और इसी श्रृंखला में आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पारिवारिक समरसता पर परिसंवाद का आयोजन समिति द्वारा किया गया है। मैं इस समिति की कर्मठ संयोजिका आदरणीय सौ कल्पना जी मालूम, सह संयोजिका जी बिरला, सौ सरोज जी गट्टानी एवं श्री सीए पवन कुमार जी झंवर, इनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं एवं आगामी कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे समिति द्वारा विशेष अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित कर मेरा जो स्वागत सत्कार किया, मुझे बोलने का यहाँ अवसर दिया, इसलिए मैं समिति का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। होली के इस पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद संजय भाई। आपके लिए और 2 लाइन कहना चाहूंगी कि आपका जब मैंने बायोडाटा पढ़ा कि सही है, तरक्कियों की दौड़ में जोर उसी का चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वंदन है आपके कार्य को और आपके भावी कार्य के लिए भी अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे की कड़ी की ओर चलते हैं। कहते हैं सफलता की कोई मंजिल नहीं होती, यह तो एक ऐसा सफर है जिसे पूर्णत्व देने के लिए अपनी श्रेष्ठ बुद्धि को विवेक से जोड़कर सत्कर्म के सक्रिय प्रयास जरूरी है। और ऐसे ही अभिव्यक्ति के धनी मोटिवेशनल स्पीकर, आज के व्याख्याता आदरणीय श्री सीए शरद जी बागड़ी, इनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ समिति सह संयोजक सीए पवन जी झंवर पंढरपुर। आइए पवन जी, और परिचय सभी को परिचित करवाए बागड़ी भाई साहब को। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मित्रों, नागपुर निवासी आदरणीय सीए श्री शरद जी बागड़ी, इनका जन्म 27 दिसंबर 1956 को बंबई शहर में हुआ। आदरणीय शरद जी को अपने समाज सुधारक विचारों, चिंतन, लेखन, समाज कार्यों के लिए देश की विभिन्न संस्थाओं से 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 30 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 218 से अधिक सामाजिक, व्यावसायिक, राजकीय संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज द्वारा वेल्थ क्रिएशन ऑफ द डिकेड का पुरस्कार इन्हें मिला है। समाज सेवा रत्न 2014, समाज भूषण 2015, माहेश्वरी ऑफ द ईयर 2016, जीवन गौरव सम्मान 2017, संपूर्ण क्रांति पुरस्कार 2018, टाइम्स बिजनेस एंड एजुकेशन अवार्ड 2018, भारत श्री अवार्ड 2019, राष्ट्रीय सेवा रत्न 2020, माहेश्वरी ऑफ द डिकेड 2021 आदि सैकड़ों पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेशंस प्राइड बुक ऑफ द रिकॉर्ड दिल्ली द्वारा शरद जी को ग्रेट आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया से मनोनीत किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल अचीवर्स मैगजीन के कवर पेज पे फोटो के साथ अंदर के 6 पन्नों पर उनके द्वारा आज तक किए गए सामाजिक कार्यों का विवरण छापा गया। सरसंघ संचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, श्री देवेंद्र जी फडणवीस, श्री ओम प्रकाश जी बिरला, श्री नितिन जी गडकरी आदि देश के अनेक महानुभाव तथा राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा उन्हें अनेक बार सम्मानित किया गया है। भारतीय डाक विभाग माई स्टेम से टेनेंट योजना अंतर्गत श्री शरद जी बागड़ी इनके नाम से विशेष डाक टिकट भी प्रकाशित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पद्मश्री 2022 की सूची में नामांकित होने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया है। वे अपने माता पिता को अपना प्रेरणा स्थान मानते हैं तथा उनके द्वारा आज तक की गई सामाजिक सेवा में उनकी जीवन संगिनी सौ भारती जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माहेश्वरी समाज के ये एक ऐसे महानुभाव है जिन्होंने अपनी सादगी, सरलता, मेहनत, त्याग तथा पूरी ईमानदारी के साथ अपना संपूर्ण जीवन समाज तथा हमारे देश की प्रगति के लिए बिताया है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ग्रेट माहेश्वरी आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया सीए श्री शरद जी बागड़ी, इनका मैं सीए पवन कुमार झव्वर संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति के ओर से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। धन्यवाद पवन जी, बहुत ही सुंदर परिचय रहा। ये वीडियो देखकर हम सभी लोग आज मंत्रमुग्ध हो गए और हम आज अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि इतनी महान विभूति के साथ आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। नहीं जनों, चलते हैं हमारे विषय की ओर। परिसंवाद, पारिवारिक समरसता आज का विषय। आइए हमारी समिति संयोजिका आदरणीय कल्पना दीदी आपके प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करिए अनुभवों के बोल। सरोज गट्टानी हे हुशार आहे का? आम्ही सर्व बायका सरोज गट्टानी समिति संयोजिका आदरणीय कल्पना दीदी आपके प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करिए अनुभवों के बोल। जवाब जो देंगे बागड़ी जी वो देंगे तरक्की के पथ खोल, तरक्की के पथ खोल। आइए कल्पना दीदी अपने प्रश्नों की शुरुआत करिए। धन्यवाद सरोज जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बागड़ी जी आपका। भाई साहब जय श्री कृष्ण। भाई साहब मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अभी आपका परिचय सुना, परिचय सुनकर मन में एक कुतूहल जागृत हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने हासिल की है, कैसे, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी, यह हम जानना चाहेंगे आदरणीय बागड़ी जी। शरद भाऊ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है अभी। भाऊ अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूट है अभी। ओम भाऊ क्या आप उनको अनम्यूट कर। बागड़ी जी आप म्यूट हो। जी पारी आवाज? हाँ जी। मैं सबसे पहले तो आप सभी का महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति, आप सभी पदाधिकारी, हमारी कल्पना बहन, सरोज बहन, पवन जी, संजय दाड़ जी, श्री किशन जी भंसाली, संजय मंत्री जी, सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया। आपने जहां तक उपलब्धियों की बात की है, उपलब्धियां, मैं मेरे अनुभव से बात करूं, उपलब्धियां यूं ही नहीं मिलती, उपलब्धियां बहुत चरणों में मिलती है। और उपलब्धियां, जिस तरह से उपलब्धियां मुझे मिली है, आप जो कह रहे हैं, मैं खुद अगर पीछे मुड़कर देखूं तो ये मेरे जीवन के चमत्कार बोल लीजिए, कौतुक बोल लीजिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं मेरे अनुभव कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं, मेरे मम्मी केशर देवी बागड़ी, बाबूजी गोपीदास जी बागड़ी, मेरे दादाजी गोवर्धन दास जी बागड़ी, नाना जी जय नारायण जी मोहता, दादी जी, नानी जी, उनका सबका प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। बिगर किसी आशीर्वाद के, बिगर देविक शक्तियों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे आगे बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों का, हमारे माइतों का, भगवान का आशीर्वाद, उनकी सीख, उनकी शिक्षा, उनके त्याग, तपस्या,
उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। बहुत अचानक मुझे भी ख्याल आया बात करते करते, जब 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर में वो भारत श्री लेने पहुंचा, वहां केंद्रीय मंत्री थे, नेवी, एयरफोर्स, सेना के पदाधिकारी, आरएसएस के चीफ, त्रिपुरा के राज्यपाल, सब थे। जब मैं 10 सेकंड के लिए डायस पर जा रहा था, साक्षात मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत रोमांचित हुआ। मैं लेकर जब घर वापस होटल में वापस आया, महाराष्ट्र इसमें ठहरा हुआ था, मैं रात को 3 बजे तक मैंने एक लेख लिखा। मुझे अचानक एक चेतना जागी कि जिस तरह लंका पार करते समय रावण बानर सेना ने पत्थरों पर राम लिखा और राम लिखकर पानी में फेंका, वो पत्थर तैरने लग गए। मुझे उस समय एक ऐसी अनुभूति हुई कि शरद बागड़ी कुछ नहीं है। शरद बागड़ी के बीच में जो नाम है गोपीदास जी बागड़ी, आज वो मेरे लिए बिल्कुल भगवान राम के चमत्कार से कम नहीं है, और मेरे बाबूजी मुझे यहाँ तक लेकर आए। यह बहुत बड़ी अनुभूति हुई मुझे। मेरे बाबूजी मेरे गुरु थे। मैं सबको, युवा पीढ़ी को, अपने समाज को, सबको एक संदेश देता हूं इस माध्यम से कि माता पिता का आशीर्वाद आपकी कुंडली बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। 2013 में मेरे मम्मी और मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर गए, हमको छोड़कर गए। उसके बाद से मेरा जीवन जैसे एकदम परिवर्तित हो गया। मेरे मम्मी और मेरे बाबूजी दोनों आखिरी समय में मैं पास में था, दोनों का हाथ मेरे हाथ में था और मेरे सिर पे हाथ रखते हुए गए। उसी तरह मेरी नानी जी मेरे सिर पे हाथ रखती हुई गई। वो क्षण मैं कभी भूल नहीं सकता। उन बातों ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। 2000 के बाद में मुझे ये सब जितनी उपलब्धियां मिली, ये सब सिर्फ मेरे मम्मी बाबूजी के आशीर्वाद के कारण मिली, और मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और सबको यही बोलता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, माता पिता का आशीर्वाद आपको तार देगा। कल्पना जी। बहुत 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 बढ़िया आपने बताया। सच में माँ बाबूजी होते हैं तो एक भगवान का आशीर्वाद जैसे मिलता है हमें। आपने बहुत सुंदर बताया है, धन्यवाद आपका। अब आगे के कार्यक्रम की भागदौड़ में पवन जी लोवर को सौंपती हूँ। पवन जी, आप आगे के सवाल पूछेंगे। धन्यवाद कल्पना दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण। तो परिसंवाद को आगे ले जाते हुए अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि आधुनिकता की चकाचौंध में हमारी हालत एक अंध व्यक्ति की तरह हो गई है। हम सदियों से जो चलते आ रहे हमारे संस्कार है उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो हमें जो संस्कारों की मात्रा कम होती जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पवन जी, मैं माहेश्वरी समाज में अभी पिछले 10 साल से थोड़ा कम हूँ, लेकिन मैं दूसरे सब समाजों में गया। मैं मुस्लिम समाज में गया, मराठा समाज में गया, जैन समाज में गया, हर समाज में गया, हर समाज में गया। उन सब समाज में जाने के बाद में आज आपने जो प्रश्न पूछा, अगर मैं कंपेयर करूं तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत तकदीर वाले हैं कि उन सबको देखते हुए हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं ये कहूंगा बिल्कुल, आज हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं है। आज भी हम गाय को रोटी देते हैं, आज भी हमारे बच्चे कहीं पर भी मिले तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण करके हम बड़ों के पैर छूते हैं। तो ये संस्कार है। गंगोत्री, गंगा गंगोत्री से निकलती है, वो जैसी आती जाती है उसमें प्रदूषण मिलता जाता है, हर लेवल पे वो डाइल्यूट होती जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि संस्कारों की कमी नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि चरणों में उन संस्कारों के अंदर में कहीं ना कहीं डेंट होते जा। अचानक मुझे अभी एक प्रवचन याद आया। जैन सभा के अंदर जैन मुनि ने एक प्रवचन दिया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं कहीं सुनता हूँ तो उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, स्टोर करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि पिछले 60-70 सालों में हमने अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा चेंज कर दिया। आज जो आप संस्कारों की कमी बोल रहे हैं, हमने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया।
अब प्रायोरिटी जो चेंज हुई है उसके पीछे भी परिस्थितियां जिम्मेदार है कुछ हद तक। हम भौतिकता के पीछे जाने लग गए। आज से 50, 60, 70 साल पहले हमारे भी बड़े बूढ़े पूर्वज राजस्थान छोड़कर, बीकानेर छोड़कर अपने जीवन यापन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए। अब अलग अलग हिस्सों में जाने के बाद में हमारे समाज के सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हमारे समाज में हुनर की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, हर चीज हमारे समाज के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई। लेकिन क्या हुआ, घर गृहस्थी चलाते समय घर पे ध्यान देने के लिए धीरे धीरे उनकी जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी घर चलाने के अंदर हो गई। 60% मिडिल क्लास लोग हैं, 10% है जिनके पास सब कुछ है। तो प्रायोरिटी चेंज होने के कारण पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी दुख की बात है कि हमारे जितने भी धर्म गुरु है, मैं सबको नहीं बोलूंगा, देखिए हर चीज में अपवाद होता है, कोई भी चीज खराब नहीं होती, हर चीज में अपवाद होता है। पुरुष भी अच्छे होते हैं, अपवाद होता है, महिला भी अच्छी होती है, अपवाद होता है। तो कुछ धर्मगुरु ऐसे हुए कि अपना कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। कॉमर्शियलाइजेशन होने के बाद में हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, हमारे बड़े उतना ध्यान नहीं दे पाए, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई, हमारी प्रायोरिटी पैसा कमाने में हो गई, घर गृहस्थी में हो गई। उसके कारण जो संस्कारों में अंदर शिथिलता आने लग गई, हम उससे थोड़ा भटकने लग गए। वो भटकने के कारण जो आने वाली पीढ़ियां या हमको वो संस्कार धीरे धीरे मिलना कम हो गए। अब हम इसके अंदर किसी को दोष नहीं दे सकते, कई चीजें होती है परिस्थितिवश होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हर चीज जुड़ी हुई, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर मैं कंपेयर करूं तो पेड़ है, जड़ महत्वपूर्ण है। अगर जड़ को पानी मिला, जड़ मजबूत रही तो पेड़ भी मजबूत रहेगा, पेड़ मजबूत रहेगा तो शाखा भी मजबूत रहेगी, फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे आएंगे, उनकी सबकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। जड़ मजबूत होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उस जड़ के अंदर में वो पौष्टिकता नहीं मिली जो मिलना चाहिए, वो समय नहीं मिला जो मिलना चाहिए। इसके कारण धीरे धीरे भटकाव हो गया, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। तो व्यस्त जीवन शैली के कारण हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें हम मनचाहा समय नहीं दे पाते, और इसी कारणवश बुजुर्गों को जो अकेलापन सहना पड़ता है। तो इस समस्या को हम कैसे संभालें? जहां तक बुजुर्गों का सवाल है, मैंने एक चीज देखा है कि हमारे घर में बुजुर्गों की इज्जत सब करते हैं, मान सब करते हैं। अब हुआ क्या, अगर मैं कहूं, वही बात हो गई, पिछले 50-60 सालों के अंदर में हर स्तर पर कुछ ना कुछ कमियां हुई है। हर स्तर पर शिक्षा नीति में कमी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। अब गांव का बच्चा है, शहर का बच्चा है ना। अच्छा, और इसके साथ में क्या हुआ, संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होते चले गए। संयुक्त परिवार जब था, मैं संयुक्त परिवार की तुलना करूंगा वो झाड़ के जड़ से। संयुक्त परिवार गंगोत्री है, संयुक्त परिवार झाड़ की वो जड़ है जिससे सब जगह पौष्टिकता मिलती है। अब हुआ क्या, शिक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद 1947 के अंदर हम सब कहीं ना कहीं समाज के रूप में, परिवार के रूप में, नेता के रूप में, राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं हम सबकी चूक हुई। उस चूक के कारण में जो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में, शहर में मिलना चाहिए वो नहीं हुआ। अब क्या हुआ, संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होते गए, व्यापार धीरे धीरे छोटा होता गया। अब बच्चों को रोजगार के लिए क्या करना, तो बच्चों को, अच्छा दूसरा एक गलती हम सबसे हुई, आजकल हर परिवार, हर माता पिता सिर्फ यह चाहता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे और हर बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करे। हम स्वराज को आपकी तरफ जाना भूल गए, हम ये देखना भूल गए कि बच्चे का आईक्यू क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है। हमने सब ने वो भागदौड़ जिसको बोलते हैं ना, उस भागदौड़ के अंदर शामिल हो गए कि हमारा बच्चा ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करे, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। अब उसके अंदर युवाओं की कोई गलती नहीं है। कोई बच्चा
माँ के पेट से जन्म नहीं लेता ये सोच के कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट में जॉब का इंजेक्शन किसने दिया? हम माँ बाप ने दिए। बच्चों को उच्च शिक्षा के सपने किसने दिखाए? हमने दिखाए। अब जब बच्चा बड़ा होता है, अब बच्चा बड़ा होने के बाद में अगर उसको आपके गांव में, आपके शहर में शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? उसको शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, शिक्षा भी मिल गई। अब शिक्षा मिलने के बाद में अगर आपके शहर में, आपके देश में, आपके गांव में अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको रोजगार करने के लिए भी जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर उस बच्चे की या युवा की या उस बेटे की या उस बेटी की कोई गलती नहीं है। आज के समय में, कंपटीशन के समय में घर चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, सबसे ज्यादा जरूरी है कमाई। वो बच्चा क्या करेगा? पहली बात। दूसरी बात, आज संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में 4 भाई साथ में रहते थे। अगर घर के कुछ सदस्य चले भी गए तो घर के अंदर कोई रहते थे, बुजुर्गों का संभाल करते थे। आज पोजीशन ऐसी है, शहरों के अंदर हम जितने आसपास में देखते हैं, ऑलमोस्ट, परसेंटेज नहीं बोलूंगा, 30%, 40%, 50%, कहीं पे 60%, हर छोटा फ्लैट वृद्धाश्रम बन गया। वृद्धाश्रम में क्या है भाई? वृद्धाश्रम में बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं, वृद्ध अकेले रहते हैं। तो आज घर में वही हालत हो गई, पति पत्नी अकेले है फ्लैट के अंदर। मैं कहता हूं उसे तो वृद्धाश्रम लाख अच्छा, कि वृद्धाश्रम के अंदर कम से कम 10 वृद्ध तो साथ में रहते हैं। शहरों के अंदर, घरों के अंदर में वृद्ध माता पिता घर में अकेले है ना। अब बच्चे जॉब के लिए चले गए, बच्चे बाहर चले गए, उनकी भी मजबूरी है। अब इसके अंदर अपन दोष किसको देंगे? इसके कारण बुजुर्गों को वो जो समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिलता। माता पिता की सबसे बड़ी चीज होती है बुढ़ापे के अंदर में पोता पोती से खेलना, बच्चों से खेलना। आज वो उनकी दवा है, वो उनकी संजीवनी है, उनकी टॉनिक है। अगर वो बच्चों के साथ आधे घंटा भी खेल लिए तो मेरे हिसाब से उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उनका बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। मैंने कई वीडियोस यूट्यूब में डाले हैं इसके ऊपर, सब चीज के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब के लिए, बहुत यहाँ बोल नहीं सकता, यूट्यूब के ऊपर में मैंने सब कुछ समझा के बोला। मानसिक रोगी, आज वृद्धाश्रम, बच्चों के पास में पैसा है, माता पिता को पैसा मिल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग मानसिक गरीब होते जा रहे हैं और बुजुर्गों को अकेलापन है। तो इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष परिस्थिति का है। हमारे युवा बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत सांस्कृतिक है। कोई बच्चा अपने माता पिता को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, हर बच्चा अपने माता पिता की पूरी केयर करना चाहता है। कहीं ना कहीं परिस्थिति वश, कुछ शिक्षावश बोल लीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो इन नटशेल बुजुर्गों को डॉक्टर की दवाई से ज्यादा प्यार की दवाई की आज जरूरत है। बिल्कुल, प्यार की जरूरत है, बस। बिल्कुल। इसी प्रवाह को आगे ले जाते वक्त मैं अगला सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि बच्चों की योग्य परवरिश के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे को आवाज नहीं है, आवाज नहीं जी। बच्चों की योग्य परवरिश के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है। आज हम हैं। बच्चों की परवरिश में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल होता है दादा दादी का, नाना नानी का, घर के बुजुर्गों का। बच्चों की परवरिश, आज क्या हुआ, प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात में जो हम देखते हैं हमारे आसपास में, हम आसपास में देखते हैं धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। वही कारण हमने बता दिया, न्यूक्लियर परिवार होते जा रहा है। अब उस न्यूक्लियर पर और एक चीज, सबसे बड़ी चीज मैं बोलता हूं, सबकी गलतियां हुई 1947 में आजादी मिलने के बाद में। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने इंग्लिश एक्ट लाया। उनको अंग्रेजों की जरूरत थी, उनको चाहिए थे, उनका हुकुम तामील करने के लिए सिर्फ नौकर, उनको दिमाग वाले नहीं चाहिए थे, उनको क्लर्क चाहिए थे। तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी चेंज किया, इंग्लिश एक्ट लाया, उन्होंने सारे गुरुकुल बंद किए, उन्होंने कॉन्वेंट की शिक्षा डालना शुरू किया। सबसे बड़ी जड़ वहीं से हुई। जब 1947 में हमको आजादी मिली, उस समय हर आदमी अपने फर्ज से चूक गया, चाहे वो नेता हो, चाहे समाज के कर्णधार हो, चाहे कोई भी हो। उन्होंने वापस गुरुकुल शुरू करना चाहिए था। गुरुकुल शुरू नहीं करने से शिक्षा नीति में वही कॉन्वेंट हुआ। कॉन्वेंट में हमको क्या शिक्षा मिली,
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव सब भूल गए। एक दिन मदर्स डे, एक दिन फादर्स डे और इतिश्री हो गया। अब आपने बच्चों की शिक्षा की बात किया, अब न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में पति पत्नी और बच्चा 3 है। अब 3 के अंदर में हस्बैंड चला गया जॉब करने, वाइफ अकेली है। हम जो अपने आंखों से देखते हैं घर के अंदर, हर घर की कहानी है, हम अपने आंखों से देखते हैं, है ना। अब कहीं कहीं तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं तो बच्चा अकेला है, कहीं पर हस्बैंड चला गया वाइफ अकेली है, अब घर में कोई नहीं है, उसको घर के सारे काम भी करना है। अब घर के सारे काम करना है, बच्चा है। अब बच्चों को चाहिए समय, बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को समय। आज हमारे पास में समय नहीं। क्या हुआ, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब 1.5 साल का बच्चा मोबाइल ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर का वीडियो आया था, उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप 5 मिनट अगर कंटिन्यूअस सिगरेट पीते हो, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, तो आपके अंदर में एक डोपामिन नाम का केमिकल पैदा होता है ना। और दूसरी बात, वो तो ठीक है, आपका शारीरिक नुकसान हुआ। बच्चा आपका जब मोबाइल यूज करता है तो वो बच्चे के अंदर में 5 मिनट अगर उसने मोबाइल यूज किया तो वही जो डोपामिन केमिकल है वो जनरेट होता है। उसकी एक लिमिट है। आप कंटिन्यूसली, बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, 2 साल का 4 साल का बच्चा कंटिन्यूस मोबाइल हाथ में, मम्मी रसोई में काम कर रही है ना, उसने मोबाइल यूज कर लिया, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है वो उस केमिकल की। उसने समझा के बताया, वो केमिकल बाद में कन्वर्ट होता है कैफीन के अंदर, और वो जो कैफीन है वो इतना हार्मफुल है कि धीरे धीरे बच्चा जब वो नहीं मिलता है तो एग्रेसिव हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे एग्रेसिव हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है। ये छोटे बच्चों की हालत है जो हम आज नहीं समझ रहे, ये आगे में भविष्य में अपने को प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे को समय चाहिए, बच्चे को अगर हम समय दे पाए, और ये सब चीजें कारण क्या हो रही कि माता पिता दोनों बिजी है, बच्चा घर में अकेला है, बात घूम फिर के वहीं आती संयुक्त परिवार। जी बिल्कुल, बहुत साइंटिफिक उदाहरण के साथ आपने इस सवाल का बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए मैं अगला सवाल आपके सामने रखूंगा कि एक बेटी 2 परिवारों का घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तो इस विषय पर बेटियों को सही शिक्षा कैसे दें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन इस परिवेश में मैं आप देखिए, मैं सबसे पहले तो आज समाज के सब लोग बैठे हैं, मैं सबके सामने तो आप सबसे एक चीज कहता हूं, मेरी सोच अलग हो सकती है, लोगों की सोच अलग हो सकती है ना। अगर मेरी सोच से किसी के भी मन को हर्ट होता है या किसी को भी दुख पहुंचता है तो सबसे पहले मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, है ना, मेरे सोच के लिए। लेकिन मैं अपनी जो बातें कर रहा हूं, मैं मेरे अनुभव से बातें कर रहा हूं, मेरे अनुभव की बातें शेयर कर रहा हूं। मैं आपके प्रश्न में थोड़ा एडिशन करूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में बेटियों को भी शिक्षा की जरूरत है और बेटों को भी शिक्षा की जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, परिवार छोटा हो रहा है। अब परिवार छोटा होने में जितनी जवाबदारियां बेटियों की है, जितनी जवाबदारियां बहुओं की है, उतनी जवाबदारियां बेटों की भी हो गई, मैं समझता हूं उतनी जवाबदारियां जवाई की भी हो गई। आज हम एक बेटी की बात कर रहे हैं, है ना, वो किसी की भी बेटी है, वो आगे चल के बहू भी बनेगी, बहू भी बनेगी। जो आपने बेटी की शिक्षा की बात किया, बेटों की शिक्षा और बेटी दोनों की शिक्षा में मैं बोलूंगा, हमारे को एक चीज याद आई। हमने बचपन में हमारी दादी जी के मुंह से, हमारी मम्मी के मुंह से एक बात सुनी है, सगा सगी की जड़ होता है। चाहे लड़के की माँ हो चाहे लड़की की माँ हो, चाहे लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो, अगर हम ये समझ लिए कि हमारा बेटा भी किसी की मदद कर सकता है जवाई बनकर, और हमारी बेटी भी बहू बनकर किसी की मदद कर सकती है, अगर हम गिव एंड टेक कर लिए, अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर भी मेरा है, दोनों जगह क्या हो रहा है, बेटे की माँ बाप हो चाहे बेटे के माँ बाप हो, वो माँ बाप है। अगर हर कोई ये अपना सोचना शुरू कर दे कि मेरी बेटी जिस घर में भी जाएगी उस घर के माँ बाप को सुखी रखे, साथ में बेटे के माँ बाप भी अगर ये सोचने लग जाए कि मेरा बेटा भी किसी घर का जवाई है, वो भी उनका जरूरत पड़ने पे सहारा बने। हमको दिल बड़ा रखना पड़ेगा, हमको दिल छोटा रखने से काम नहीं होगा। हर चीज परिस्थिति व समय बस बदलता है।
आप पूरा शास्त्र उठा के देख लीजिए, पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, शास्त्र और इतिहास में ये कहा है कालखंड आता है, हर कालखंड की जरूरत अलग होती है, हर कालखंड की परिस्थिति अलग होती है। तो हमको ये समझना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अच्छा, जहां तक बेटियों का सवाल है, आज एक चीज है बिल्कुल सही कि कहीं ना कहीं बेटियों की शिक्षा के अंदर में माता पिता की तरफ से थोड़ा सा एक गलती हो रही है, कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। अगर लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता दोनों दिल बड़ा रखे और दोनों ये सोचे कि नहीं, लड़के का परिवार भी मेरा है और लड़की का परिवार भी मेरा है, संतुलन जरूरी है। जहां भी हो जीवन में अगर संतुलन रहेगा, समझदारी रहेगी, वहां तकलीफ कभी नहीं आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, मैं एक चीज, बच्चों की जो परवरिश की बात किया ना, अचानक मेरे को एक चीज ख्याल आई, तो मैं मेरे तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बहुत। प्रैक्टिकल अनुभव, मैं कम से कम 60-70 स्कूलों के अंदर में प्रैक्टिकल टीचर लोगों से मिला हूं, परिस्थिति समझा हूं और स्कूलों के बस में बैठा हूं। आज समय ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपका बच्चा आपके घर में है, बहुत अच्छे संस्कार है, दादा दादी है, सब कुछ है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव की बात बता रहा हूं, ग्राउंड लेवल की बात। बच्चा बहुत संस्कार है, बच्चे के परिवार में बहुत संस्कार है। अब वो बच्चा स्कूल के बस में बैठा, मैं बैठा हूं उस बस के अंदर, अले को बस में बैठा हूं। अब वो बच्चा स्कूल के बस में बैठा, अब स्कूल के बस में बैठने के बाद में स्कूल के बस के अंदर में सब बच्चे ग्रुप में झुंड बना के आजकल मोबाइल पे बैठ गए। अब मोबाइल के अंदर में अच्छी साइटें, गंदी साइटें, बोलने की जरूरत नहीं है, सब तरह की साइटें रहती है। अब वो बच्चों ने वो साइटें देखना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं स्कूल के प्रिंसिपल लोगों से मिला, टीचर्स लोगों से मिला। रिसेस के अंदर में हम लोगों ने देखा कि बच्चे झुंड बनाकर टिफिन खाते हैं। अब झुंड बना के टिफिन खाने के बाद में वो बच्चे सब टिफिन खाते समय भी वो मोबाइल की उल्टी सीधी, अच्छी गंदी सब साइटें देखते हैं। उसके दिमाग में, कच्चे दिमाग में, नाजुक दिमाग में हर तरह का जहर जा रहा है। अब जो बच्चा बहुत अच्छे संस्कार में था, बहुत अच्छे परिवार में था, उस बच्चे को हमने बाद में अलग अलग केस स्टडी में हमने स्टडी किया, तो जो बच्चा घर में आके दादा दादी के साथ खेलता था, हंसता था, खेलता था, धीरे धीरे वो बच्चा मोबाइल में इतना एडिक्ट हो गया कि वो बच्चा अपना कमरा बंद करके अपने मोबाइल के साइटों पे बैठने लग गया। अब इसके अंदर में आपके घर के परवरिश क्या काम आएगी? इस सब चीजों पे भी हमको अंकुश रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत स्लो पॉइजन है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर में जा रहा है। जी जी बिल्कुल। आज उच्च अपेक्षाओं के कारण विवाह योग्य जो सदस्य हैं उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। इसके बारे में हम सब क्या कर सकते हैं? यह एक बहुत पेचीदा प्रश्न है। जी जी। हमारे अलग अलग, यह सिर्फ अपने माहेश्वरी समाज का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब समाज का प्रॉब्लम है। सभी अपने माहेश्वरी समाज में ये प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा ज्यादा एक्यूट हो रहा है, कारण अपने माहेश्वरी समाज में पहले क्या था, संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी, बिजनेस था। तो हमारे परिवार में क्या होता था, माहेश्वरी समाज में याद है हमारे लड़कों की शादियां 18-20 साल में हो जाती थी, है ना, और लड़कियों की शादियां भी हो जाती थी, बहुत जल्दी शुरू हो जाता था उनका वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन जल्दी शुरू हो जाता था, संयुक्त परिवार रहता था, घर में पूरा भरा पूरा परिवार रहता था, सब कुछ रहता था, काका बाबा, नाना नानी, दादा दादी, बुआ मामा बुआ सब रहते थे। संबंध ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होती थी, एक दूसरे से लिंक लगा के संबंध हो जाता था। घर में बहू भी आती थी तो उसको सास ससुर भी मिलते थे, काकी ससुर, दादी ससुर, सब मिलता था परिवार, तो उसको हर तरह से संस्कार मिल जाते थे, सब कुछ मिल जाते थे। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट गया। संयुक्त परिवार टूटने के कारण में धीरे धीरे बिजनेस कम होने लग गए। संयुक्त परिवार एक टॉनिक था। संयुक्त परिवार में क्या होता था, हेड्स भी रहते थे, पूंजी भी रहती थी, पैसा भी रहता था, तो काम आप बड़े लेवल पे कर सकते थे। अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, संयुक्त परिवार टूटने लग गया, तो बिजनेस की साइज भी धीरे धीरे छोटी होने लग गई। अब बिजनेस की साइज भी छोटी होने लग गई, दूसरी चीज फंड की कमी हो गई, हैंड्स की कमी हो गई, इसलिए अपने समाज के भी बच्चों को नौकरी में जाना पड़ रहा। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इंटीरियर में गया, मैंने वहां पर देखा
इवन जैन समाज में भी देखा मैंने, जो जैन समाज हमारे जैसा ही है, बिल्कुल आइडेंटिकल, वो भी बिजनेस समाज है, उसमें भी मैंने देखा बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, एम्पायर है, उनको चलाने वाले उनके घर में अब कोई बच्चे नहीं है, कोई बच्चा बेंगलोर चले गया, कोई बच्चा पूना चला गया। अब इसके कारण क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, वो जरूरत है, आज की परिस्थिति है, आज की जरूरत है। अच्छा, जहां तक लड़कियों की शिक्षा है, मेरा एक विचार है शुरू से, आज आप भी सीए हो, मैं सीए नहीं हूं पवन जी, मैंने सीए फाइनल किया है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो आज हम अपनी जीडीपी भी देखें तो आज 50% हिस्सा वुमेन्स का है। आज हमारे को अगर इकोनॉमी चलाना है, जीडीपी चलाना है, तो मेरे हिसाब से बेटा बेटी, लड़का लड़की, बहुओं को बेटों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे एक चीज यहां पर लगती है, जो मैं सब जगह कहता हूं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर उसमें कुछ हुनर है, उसमें अगर शिक्षा है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लड़कियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि बेटियों को हमने शिक्षा देना चाहिए, बेटियों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, बेटियों को भी उतनी आजादी होनी चाहिए। कारण समय बदल रहा है, आज बदलते समय में, बदलते परिवेश के अंदर में बेटा और बहू, बेटी और बहू दोनों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ सामंजस्य बनाना, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अब इस समय में क्या हुआ, शिक्षा के कारण में उनको जाना पड़ रहा है, शिक्षा के अंदर जाना पड़ रहा है, ये सब परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति के अंदर में हम विवाह का जो बात करते हैं, ये कहना बिल्कुल सही है, या तो इसका तरीका यही हो गया कि शिक्षा को भेजने के पहले ही हम लड़के लड़की का संबंध करते, हम शादी करके भेजे। मुझे इस चीज का समाधान, हम विचार मंचों पे भी चर्चा करते हैं, आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने जितने ग्रुप है, जितने ग्रुप के अंदर हम जितना भी लेखन पढ़ते हैं, जितनी भी लेखनी पढ़ते हैं, हर चीज के अंदर इस चीज की चर्चा होती है, चर्चा होती है। समाधान निकालना बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से समाधान संतुलन करके ही निकाला जा सकता है। अब इसका संतुलन, सामंजस्य कैसा निकालना, ये समाज में हम सबका दायित्व है कि किसी को भी तकलीफ नहीं हो और समाज सामंजस्य निकल जाए। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जी जी बिल्कुल। अगला जो सवाल था वो न्यूक्लियर फैमिली से रिलेटेड है। आज हम देखते हैं कि हम दो और हमारा एक, इस जीवन शैली के ओर जो नई पीढ़ी है उसका झुकाव है, और परिणामी माहेश्वरी समाज की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सभा? आपका प्रश्न बहुत सही है, इसके ऊपर में समाज में हर लेवल पे, हर जगह मंथन हो रहा है, चर्चा हो रहा है। मैं, मेरे हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस मामले में तो बहुत एक छोटा सा कार्य करता हूँ, छोटा सा समाज से। हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी है, सब कोई है, सब इस पे मंथन कर रहे हैं, हर लेवल पे चर्चा कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सही है। मैं फिर यही कहूंगा, घूम फिर के बात वहीं पे आती है, अगर हम इस समस्या का प्रैक्टिकल समाधान निकालना है और परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, तो हमको कहीं ना कहीं हमारी जड़ों को पोषित करना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। जड़ों को सींचना मतलब कहीं ना कहीं हमको एक पहल करनी पड़ेगी सामाजिक लेवल पे। हम एक अलग से प्रकोष्ठ बनाए, एक अलग से समिति बनाए, उस समिति के अंदर हम पूरी जी जान लगा दे कि किस तरह हम संयुक्त परिवार को वापस जिंदा कर सकते हैं, किस तरह हम संयुक्त परिवार को वापस ला सकते हैं। संयुक्त परिवार लाने से क्या होगा, संयुक्त परिवार लाने से मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है, एक सिक्योरिटी की भावना आती है। आज हमारा बच्चा भी नौकरी करता है, हमारा बच्चा काम पे जाता है, सबसे बड़ी चीज है आर्थिक, इकोनॉमिक सेफ्टी। संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी मेरे को लगता है कि इकोनॉमिक सेफ्टी होती है। दूसरी बात, बच्चों को संभालने के लिए दादा दादी घर पे रहते हैं, बच्चों को संभालने के लिए काका काकी रहते हैं, बच्चों को संभालने के लिए परिवार रहता है। आज क्या हो गया, आज के जो बच्चे, उनको डर ये लग रहा है, आज महंगाई के जमाने में, एवरेज की बात कर रहे हैं अपन, एवरेज की, 60% मिडिल क्लास और एवरेज लोग हैं। आज एवरेज लोग के अंदर पवन जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी इतनी भयंकर रूप से, मैं कहूंगा, इतना स्ट्रेस में, इतने टेंशन में है
शुरुआत अगर हम करें छोटी सी बात से कि हमारा बच्चा, घर का बेटा पढ़ाई कर लिया, जॉब पे लग गया। अब जॉब पे लगने के बाद में आज उसको अगर दूसरे शहर में जॉब पे जाना है, वो जैसी ऑफिस ज्वाइन करता है, सबसे पहले बैंक वाले उसको अप्रोच कर लेते हैं। बैंक वाले अप्रोच करके बैंक वाले उसको किसी तरह सिखा पढ़ा देते हैं, घर का लोन ले लो। घर का लोन ले लिया उसने, फिर बाद में गाड़ी का लोन ले लिया, फिर घर का सामान ले लिया, दूसरा घर बसा लिया। अब दूसरा घर बसाने के बाद में उसके दिमाग में हर महीने में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि उसको वो सब किस्तें चुकाना है। साथ में महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई तो सबको यही लगता है कि मैं एक बच्चे को ही संभालूं तो दूसरे बच्चे की तो सोच भी नहीं सकता हूँ। उसको, हमारे बच्चों को एक, मेरे हिसाब से संयुक्त परिवार अगर रहेगा तो उसको एक इकोनॉमिक सेफ्टी भी मिलेगी, उसको एक सहारा भी मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात मेरी करता हूँ कि मम्मी बाबूजी जब तक थे, मन में एक लेवल पे रहता था। हम जब घर से निकलते थे, मम्मी बाबूजी के कमरे के तरफ देखते थे, मम्मी बाबूजी रहते थे, तो मन में एक रहता था कि घर में बड़े हैं, सिर पे हमारा आशीर्वाद है, सारा टेंशन निकल जाता था। आज की जो युवा पीढ़ी है, हमको उनका भी दर्द समझना पड़ेगा, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, हमको उनका भी दर्द समझना पड़ेगा। वो भी आज बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर संयुक्त परिवार वापस हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन मिल जाएगी, वरना ये चीज का समाधान कैसे निकालना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी जी बिल्कुल। आगे का जो सवाल है वो है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो घर में जो पति है उसका अपने पत्नी और माँ के विचारों के बीच में एक सैंडविच हो जाता है। तो ऐसे समय में, ऐसे परिस्थितियों में पति तालमेल कैसे बना के रखे और उसी के साथ रिश्तों को उचित न्याय भी कैसे दे? ये आपका मेरा और सभी यहाँ पे जो उपस्थित है सभी पुरुषों का ये सवाल है। थोड़ा इस पे भी विचार मंथन जरूरी है। ये सवाल आपका एक ऐसा सवाल है जो मेरे हिसाब से जी उसका डायमेंशन और शायद क्वांटिटी बढ़ गई होगी, हो सकता है इसकी क्वांटिटी बढ़ गई होगी, परसेंटेज बढ़ गए होंगे, लेकिन ये सवाल पहले भी था। हाँ जी, ये सवाल पहले भी था, लेकिन पहले क्वांटिटी कम थी। अब क्या हुआ देखिए, फिर घूम फिर के मैं हर चीज में घूम फिर के वहीं पे आई हूँ, संयुक्त परिवार। देखिए क्या होता था, पहले घर में बहू बन के बेटी आती थी। जब बेटी आती थी तो चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, उनके ऊपर में परिवार का एक अंकुश रहता था, उनके सामने एक आदर्श रहता था। पवन जी, सबसे बड़ी चीज है जो मैं बोलूंगा, आज के समय चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो चाहे हम थे, किसी के उपदेश से कोई नहीं सुधरता। अगर उपदेश से सुधरते तो महाभारत ही नहीं होता। आज श्री कृष्ण भगवान जैसा उपदेश देने वाला कोई नहीं था, लेकिन महाभारत हुई। होता क्या है, हमको रियल लाइफ में आदर्श दिखाना पड़ता है। हम जो बोलते हैं वो जीवन हमको जीना पड़ता है। अब वो क्या होता था, पहले जब संयुक्त परिवार रहता था तो संयुक्त परिवार में बच्चों के ऊपर एक अंकुश रहता था, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता था। आपने जो पति पत्नी और सैंडविच की बात किया है, उसकी भी जड़ में कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, आज समय ऐसा आ गया, हर जगह अहम का टकराव हो रहा है। अहम का टकराव, छोटा सा बच्चा है, हमने देखा है संयुक्त परिवार में जब बच्चे की परवरिश होती है, संयुक्त परिवार में आज 25 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, तो घर के अंदर में एक ही सब्जी बनती थी, भिंडी की सब्जी बनती थी, एक दिन ककड़ी की सब्जी बनती थी, है ना। बच्चों से नहीं पूछा जाता था, बच्चों को मेनू पता भी नहीं रहता था, थाली के ऊपर खानी पूरस दी जाती थी, वो खा लेता था। आज क्या हुआ, आज न्यूक्लियर परिवार में एक ही बच्चा है तो सबसे पहले बच्चे को पूछा जाता है कि तू आज क्या खाएगा। वो अगर पिज्जा बोलेगा तो पिज्जा आ जाएगा, वो अगर सैंडविच जो बोलेगा वो आ जाएगा। तो मैं शुरुआत इस चीज से करता हूं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको केयरिंग और शेयरिंग नहीं दिखती। उनको ये दिखता है कि मैंने चीज मांगा और मेरी चीज पूरी हो गई। उनके अंदर में अहंकार का इंजेक्शन हमने डाल दिया। बच्चा ना सुनने का आदी नहीं है। हर माँ बाप बच्चे को अच्छे से अच्छा देना चाहते, देना भी चाहिए, हर माँ बाप देना चाहते, लेकिन आज के समय में क्या हो गया,
इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई जो थ्योरी है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी हर जगह लागू होती है और परिवार में भी लागू होती है। अब क्या हुआ, एक ही बच्चा है परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली है ना। अब उसके अंदर जायज नाजायज हर तरह की मांग बच्चे की पूरी की जाती है। दूसरा, वही आदर्श की बात हुई, आज बड़े दुख के साथ कहता हूं मैं, हर जगह लागू नहीं होता, फिर मैं बोलता हूँ अपवाद होता है। आज माँ बाप भी आजाद रहना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों को समय देना नहीं चाहते। आज हम देखते हैं माँ बाप भी अपने मोबाइल में काम में बिजी है, तो बच्चा वही सीखता है, वही देखता है और बच्चा वही सीखता है। अब जो छोटा सा बच्चा है उसको न केयरिंग मिली न शेयरिंग मिली, उसको खाली अहंकार मिला, उसने जो भी बोला उसकी मांगे पूरी हो गई। अब उसमें बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों। दूसरी, वो हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में पले बड़े, एजुकेशन के कारण बोलो, किसी भी कारण से बोलो, उनको बाहर का एक्सपोजर मिला। अब उनकी शादी हो गई, अब शादी होने के बाद में अहंकार टकराव, परिवार से अलग रहे, हॉस्टल में रहे, अहम का टकराव हुआ। अब इसके अंदर हम न बेटे की गलती निकाल सकते न बेटी की गलती निकाल सकते। मेरे हिसाब से सब जगह वही होता है, एक संतुलन जरूरी होता है। वो संतुलन संयुक्त परिवार में बन सकता है, माता पिता बना सकते हैं, सास ससुर बना सकते हैं, वो दायित्व हमारा है, वो मार्गदर्शन करना हमारा है। उसमें भी हम कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हम चुप रहे। अब मैं कितना समझा पा रहा हूं मैं समझ नहीं रहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अपन जिसकी बात कर रहे हैं दोनों समझदार है। कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी हो रही, कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है, कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है, वो सुनने को किसी की तैयार नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने में चूक रहे हैं, या हमको समय नहीं मिल रहा है, या हमको उतनी अहमियत नहीं मिल रही। अब इसको किसी भी रूप में समझ लीजिए, मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं बैठ के हमको संतुलन बनाना जरूरी है। और बच्चों ने भी अपना ईगो छोड़ के अपने माँ बाप की, सास ससुर की सुने, तो हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रश्न बिल्कुल सही है, ये यक्ष प्रश्न है, सबके सामने है, हर परिवार में ये हो रहा है, हर घर में ये हो रहा है। आवाज नहीं आ रही पवन जी, आवाज नहीं आ रही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं, फिर चाहे वो परिवार में हो या समाज में, हम सभी को अधिकार चाहिए लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो इस पर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन सभी श्रोताओं को करें। पवन जी, यहाँ पर भी एक ही लाइन के है, अपन ने बिजनेस मैनेजमेंट में एक लाइन पढ़ी थी, मुझे याद है, जो सब जगह लागू होती है, कारपोरेट में भी लागू होती है, परिवार में लागू होती है, समाज में लागू होती है। अथॉरिटी इज फॉलोड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बहुत। आज ये खाली समाज के सामने नहीं है, ये प्रश्न पूरे देश के सामने, ये प्रश्न हर जगह है, ये कॉमन फैक्टर है। हर आदमी, क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी में मुझे अचानक एक चीज ख्याल आई। मैं जब सीमेंट की एजेंसी थी मेरे पास में, एक राधेश्याम जी अग्रवाल करके सेंचुरी सीमेंट के C&F एजेंट थे। वो, मैं तो उस समय छोटा था, आपके मैं बहुत छोटा, 35 साल का होगा मैं, वो 80 साल के बुजुर्ग थे। हम जब मीटिंग में बैठे थे, एक दिन उन्होंने एक चर्चा की, तो उस चर्चा के अंदर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जनरल चल के अंदर, कि छोटा सा बच्चा रहता है ना, छोटे से बच्चे को भी अगर हमने अंगुली दे दी जो पालने में झूल रहा है, तो वो भी उस अंगुली को पकड़ लेता है, आसानी से छोड़ता नहीं। वो छोटे से बच्चों को, उसको तो कुछ समझता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं समझता। तो आज क्या हो गया, बिल्कुल सही है, अधिकार सब चाहते, जवाबदारी कोई लेना नहीं चाहता। अब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी बोल लीजिए, परिस्थिति बोल लीजिए मेरे हिसाब से, या उसमें एक और चीज है, हमको सबके सामने सिर्फ उपदेश दे के काम नहीं चलेगा। आज हमको कुछ आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर हम आदर्श प्रस्तुत करेंगे, अगर हमारे सामने हमारे बड़े अगर अपना जीवन विवरण पूरा करेंगे। आज मुझे अचानक एक बात याद आई, इसमें मैं बोलूंगा, फिर वही मेरे मम्मी बाबूजी, आज मेरे मम्मी बाबूजी ने मेरे सामने एक आदर्श रखा, हमने एक आदर्श रखा। इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो बात किया अधिकार की, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। अचानक अभी बात करते करते मुझे मेरा पूरा बचपन रिवाइंड हो गया, पूरा बचपन रिवाइंड हो गया। हो सकता है शायद मेरी इन बातों से इसका कुछ समाधान निकले। क्या होता है, छोटे से बच्चा जो बड़ा होता है, हम परिवार के अधिकार की बात करते हैं, हमको वो जिंदगी जीना पड़ता है।
मुझे अचानक अभी बिल्कुल फिल्म के समान एक रूल ख्याल आ गया। हो सकता है शायद मेरी इस बातों से कुछ रोशनी मिले। हम छोटे थे, हम ननियाल जाते थे हमारी नानी जी के पास में, नेपन्सी रोड पे रहते थे बंबई में। तो शाम को हमारी नानी जी और मामा जी और सब साधु बेला जाते थे। साधु बेला जाते थे, हम दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद में जब घर पे आते थे तो नानी जी कीर्तन करती थी। वो नानी जी कीर्तन के अंदर में अब सौंप दिया इस जीवन का कीर्तन करती थी। जाई विधि राखे राम ताई विधि राम हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि हमारी नानी जी ने, हमारी मामी जी ने, हमारे घर में हमारे मम्मी ने, बाबूजी ने, सब ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज बोलती थी कि अपना फर्ज कभी नहीं छोड़ना, अपना फर्ज पूरा करना। और उसमें एक चीज मुझे ख्याल आई, मैं 4 साल जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी कांचीपुरम मठ में रहा। उन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बोली जो मुझे समझ में आई कि इंसान ने भगवान की पूजा से ज्यादा रिश्तों की पूजा जरूरी है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी, हम जन्म लेते हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी आंखें हमारे साथ होती है, चश्मा बाद में लगता है। चश्मा पहले नहीं आता, चश्मा बाद में लगता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि घर गृहस्थी में हमारे लिए हमारा परिवार, परिवार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी। अभी एक छोटी सी बात में, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम लैपटॉप यूज करते हैं। मोबाइल के अंदर में कुछ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं। पवन जी बराबर है, कुछ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, उसको हम चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होते। उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर में परिवार, परिवार के कुछ रिश्ते, ब्लड रिलेशन, समाज और धर्म, ये हमारा जन्म लेते इनबिल्ट है। जन्म लेते ही जिस तरह हमको अधिकार मिल गया कि भी हमारे परिवार की संपत्ति पे, सब पे हमारा अधिकार है, उसी तरह जन्म लेते ही मातृ ऋण, पितृ ऋण, पुत्र ऋण, समाज का ऋण और पृथ्वी का ऋण, गुरु ऋण, ये हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। अगर हम हमारे बच्चों को ये सिखा सके, आज की पीढ़ी को हम ये बता सके और उनके सामने अगर हम आदर्श प्रस्तुत कर सके कि भाई मेरे मम्मी पापा ने सब अपने फर्ज पूरे किए, अगर वो ये देखेगा तो अपने आप वो भी सीखेगा। हम भी क्या करते हैं, बड़े होके हमारे सामने हम अधिकार की बात करते हैं, जवाबदारी की बात नहीं करते, हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। दूसरा, हम उनके सामने क्या चरित्र निर्माण कर रहे हैं। बच्चा या युवा जो देखता है वो सीखता है, वो जो हम बोलते हैं वो नहीं सीखता। हम चाहे मोबाइल हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे कहीं के भी रिश्ते हो, हम हर रिश्ते के अंदर में बच्चों के सामने, घर के अंदर में एक दूसरे से बात करते हैं। हम सोचते हैं कि हम उससे छुपा के बात कर रहे हैं। हम बात करते समय क्या बात करते हैं, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको कर लूंगा। हमारे मन में राग, द्वेष, नफरत, बदला, ये ठूस ठूस के भरे हैं। एवरेज बात कर रहा हूँ गृहस्थी में। अब बच्चा जब वो देखता है, बच्चा जब ये देखता है कि मेरे घर में सब लोग सिर्फ अधिकार की बात कर रहे हैं, जवाबदारी की बात तो कोई नहीं कर रहा, जब हम उनके सामने वो आदर्श ही नहीं रख रहे, हमको उनके सामने एक आदर्श रखना पड़ेगा, हमको आदर्श जीवन जीना पड़ेगा। और दूसरा, जो समाज में, परिवार में हमारे सामने ऐसा आदर्श जीवन जीते हैं, उनके हमको सामने एक रखना पड़ेगा। बच्चे जब उनका देखेंगे, चित्रण देखेंगे, तब अपने आप धीरे धीरे होगा। कोई भी चीज अनायास नहीं होती। आज अगर हम बीज बोएंगे, मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींचूं तो, हम अगर मकान बना रहे हैं, हम मकान बनाते समय हम सबसे पहले आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं। आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, आर्किटेक्ट मट्टी टेस्ट करता है। वो मट्टी टेस्ट करने के बाद में मट्टी की क्वालिटी के हिसाब से वो नींव को डिसाइड करता है, फाउंडेशन की कितनी गहरी फाउंडेशन होगी, कैसा डिजाइन बनेगा। अचानक मकान नहीं बनता, तोड़ना है तो आप बुलडोजर लाके तोड़ लो। तो वही बात परिवार की है, वही बात समाज की है कि हमको मट्टी टेस्ट करना पड़ेगा, मट्टी टेस्ट करके उसके हिसाब से नींव डालना पड़ेगा। आज हम जो प्रयत्न करेंगे उसका रिजल्ट हमको 20 साल बाद मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, हमने अपने आप में ऐसा बदलाव लेना चाहिए और वो एक ऐसा आदर्श सभी के सामने रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी एक यहाँ पे कहावत मैंने एक जगह पढ़ी थी कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो बिल्कुल इस पंक्ति की तरह एक आदर्श हमने अपने पीढ़ी के, अपने घर के सामने, समाज के सामने रखना जरूरी है। तो चलिए, ये सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए मैं समिति संयोजिका कल्पना
बहुत बहुत सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं भाई साहब आप। ऐसे लग रहा है सुनते ही रहो। इतनी लाइव बातें आप बता रहे हैं कि हर एक के जीवन में ये बातें होती ही रहती है। बहुत सुंदर। आज हमने इस परिसंवाद के माध्यम से परिवार के अनेक पहलुओं पर गौर किया, चर्चा की, सोचा, समझा। फिर भी मैं चाहूंगी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने आपसे जो भी कहा आप लोगों ने सुना, मेरा मान रखा। अब समाज को जहां तक संदेश देने की बात है, बहुत जरूरी है। समाज बहुत बड़ा है, समाज के सामने हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे से कार्य करता है। हमारे समाज में बहुत सक्षम, बहुत अच्छे लोग, सब कोई है। समाज को आज सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है, समाज को जोड़ने की जरूरत है। समाज में अगर हम हाथ पकड़ना सीख ले, इस समय मैं समाज को एक चीज बोलूंगा, क्या होता है, हम कोई भी हो, XYZ एनी पर्सन, हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे समाज में तो हम बाहर के दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, चाहे पवन जी झंवर हो, चाहे कल्पना जी मालू हो, चाहे शरद बागड़ी हो, चाहे कोई भी हो, हम जहां भी जाते हैं, हम हमारे माहेश्वरी समाज के नाम से जाने जाते हैं। हम माहेश्वरी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वी बिलोंग्स टू माहेश्वरी फैमिली। अब उसके अंदर में वो व्यक्ति की उपलब्धि भले इंडिविजुअल हो जाए, वो जिस मंच पे भी जाता है, उसको जो भी उपलब्धियां मिलती है, वो उपलब्धि उस व्यक्ति की तो है ही, लेकिन उस उपलब्धि को उस व्यक्ति से ज्यादा वो माहेश्वरी समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने वहां पर अपने माहेश्वरी समाज की ध्वजा फहराई है। मैं इस समय में, मेरे को अचानक अभी बात करते करते दो चीज ख्याल आई कि समाज की दो घटना मैं आपको बताता हूं, बहुत शिक्षाप्रद है, मुझे लगता है कि बहुत सीखने लायक है। आज हमारे समाज के सबसे सक्सेसफुल लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बिरला, आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल 2nd या 3rd नंबर की पोस्ट पे बैठे हैं। आज उनसे बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं है। मेरे जीवन में जो घटना घटी मैं आपको बताता हूं। भारत श्री अवार्ड के लिए मैं दिल्ली जाना था मुझे 9 जुलाई को। 7 जुलाई को मैंने अनायास 1 बजे अचानक एक ईमेल किया ओम प्रकाश जी के ऑफिस में। मैंने एक फ्लूक शॉट मारा था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक ईमेल किया था ओम प्रकाश जी बिरला के ऑफिस में। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 बजे मैंने किया, मेरे पास में पूरा डिस्क्रिप्शन पड़ा है। 2:59 पे मुझे एक अनजान कॉल आया। उस अनजान कॉल में मुझे पूछा, शरद जी? मैं बोला हाँ। बोले बागड़ी जी, मैं ओम प्रकाश बिरला जी के ऑफिस से बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे संदेश दिया कि बिरला जी आपको 10 तारीख को सुबह 8 बजे 10 मिनट चाय पे मिलेंगे और आप आइए। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूं। 10 तारीख 8 बजे तक मेरे को ये गुमान भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सच सोचा था, आप यकीन नहीं मानोगे, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे जो आदमी है, उनकी हम्बलनेस देखिए। हमको सबको सीखना चाहिए उससे, और खास करके हमारे माहेश्वरी समाज के हर व्यक्ति ने इस आदर्श से सीखना चाहिए। मैं 8 बजे उनके यहाँ पहुंचा। 8 बजे बाकायदा वो मुझे मिले। मैं भूल नहीं सकता, आज इतनी बड़ी हस्ती, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे सबसे पहला प्रश्न पूछा, शरद जी आप कैसे हैं? मैं इतना रोमांचित हो गया। मैंने उनको सबसे पहला प्रश्न पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? अब इसके अंदर मैं एक चीज बोलूंगा कि हमारी जो समाज की पत्रिकाएं हैं, चाहे माहेश्वरी पत्रिका हो, चाहे माहेश्वरी टाइम्स हो, चाहे माहेश्वरी सेवक हो, जितनी भी पत्रिका है, उन सब पत्रिकाओं का रोल समाज में बहुत बड़ा है। ओम जी ने मुझे एक ही चीज बोली, हंसते हंसते बोले, बागड़ी जी मैं पत्रिका में आपकी सब पिछले 7-8 साल से देखता हूँ और पढ़ता हूँ। अब उनके लेवल का आदमी इतना देखना और पढ़ना, और वो पत्रिकाओं का कितना बड़ा योगदान है, आप सोचिए। आज मैं ये चीज इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूं कि हमने हम्बलनेस और नीचे आदमी को कैसा ऊपर लेके आना अंगुली पकड़कर, ये आज समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमारे श्याम सुंदर जी सोनी, जो हमारे
सभापति है। आज मेरे उनसे 40 साल पुराने संबंध है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, पारिवारिक मित्र है। उनके पिताजी भी मेरे पिताजी के मित्र थे। 2015 में जब, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज में ये बहुत जरूरी है समझना। आज 2015 में जब मेरा पहला नहीं, कई हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब मेरा सत्कार किया था, देवेंद्र फडणवीस ने, वो न्यूज जब आई तो सोनी जी का मेरे को खुद होके फोन आया, श्याम भैया का, और श्याम भैया मेरे से मिलने घर पर आए। घर पे आने के बाद में मेरा अभिवादन किया। उसके बाद में जब वो सभापति बने, मेरा बर्थडे 61वां बर्थडे 40-45 संस्थाओं ने नागपुर में बहुत बड़े लेवल पे मनाने का वो किया। जैसे श्याम भैया को ये पता लगा सोनी जी को, सोनी जी आए, सोनी जी ने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता की और सोनी जी ने उस मंच पे से 2 शब्द बोले। आज मैं समाज के हर व्यक्ति को बोलूंगा कि हमने छोटे से बड़े को आगे लाना सीखना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। हमारा समाज बिखरते जा रहा, हम जितना जोड़ेंगे हमारा समाज मजबूत होगा। हर व्यक्ति जरूरी है, समाज का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति जरूरी है। और दूसरा, अपने समाज को देना, मैं एक चीज बोलूंगा, समाज में देखिए, समाज में दुर्बल लोग भी है, कमजोर लोग भी, हर तरह के लोग हैं। अचानक मुझे एक चीज ख्याल आई जो मैं बोलना चाहता हूं। सबसे बड़ा मैंने जो बोला कि मेरे गुरु मेरे बाबूजी है, मेरे बाबूजी की शिक्षा में समाज में देना चाहता हूं। समाज के हर व्यक्ति को सबल करना चाहता हूं, हर व्यक्ति को आत्मशक्ति बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्दों से हर व्यक्ति को एक बल मिले, आत्मबल मिले, कमजोर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो। मैं लाइफ में 3 बार 0 हुआ। मेरे बाबूजी ने मुझे एक ही बात बोली, और कांचीपुरम के शंकराचार्य जी ने एक बात बोली थी मुझे, राम दरबार का फोटो देखते हैं तो हम उस फोटो में क्या देखते हैं? राम दरबार के फोटो में हम देखते हैं, उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सका। जब मैं नहीं दे सका तो शंकराचार्य जी ने ट्रांसलेट करके, उसके ट्रांसलेटर ने उत्तर बताया कि हनुमान जी रामचंद्र जी के पैरों पे बैठे। यहां तक हम समझ गए। हनुमान जी की पीठ दुनिया की तरफ है और मुंह राम जी की तरफ। यही चीज मेरे बाबूजी हमेशा बोलते थे कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण भगवान के गए महाभारत के समय, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने नारायण मांगा। मेरे बाबूजी हमेशा मेरे को बोलते थे, जब मैं एकदम कमजोर हो गया, जब मैं बिल्कुल हताश हो गया, जब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, एक मारवाड़ी आदमी, एक अच्छे घर का आदमी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है, मेरे बाबूजी ने मुझे एक ही संजीवनी दी कि भगवान से मांगो। और मैंने उस समय 98-2000 की बात कर रहा हूं, मैंने उस समय अचानक सोचा, मेरे बाबूजी ने जब बोला कि मैं शंकर जी के गोद में बैठा हूं, पार्वती जी के गोद में बैठा हूं, और शंकर जी और पार्वती जी मेरे माता पिता है। आज मुझे इतने बड़े बड़े जो आसन मिले, आज मोहन भागवत जी के साथ में 3 घंटा, आज 10 करोड़ रुपए भी दे दो तो आपको वो आदर मान सम्मान नहीं मिल सकता। वो जो मुझे मान मिला, वो मान मुझे उसी के कारण मिला। इतना कमजोर आदमी, निर्बल आदमी, भगवान की शक्ति। मैंने उस समय भी बाजू में बैठकर यही सोचा कि आसन मुझे नहीं मिला, ये आसन मिला है शंकर भगवान को, और मैं तो उनके गोद में बैठा। हम सब महेश भगवान की संतान हैं। समाज में ये सोचना बहुत जरूरी है। हम ये सोच के खुश हो जाए कि हम महेश भगवान का संतान है, उससे नहीं चलेगा। हमको महेश भगवान के गुण अपनाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा करने से हनुमान जी फल नहीं देते, हमको हनुमान जी के गुण अपनाना पड़ता है। शंकराचार्य जी ने यही बात कही कि लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जी नहीं आती। एक अचानक मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, शंकराचार्य जी ने एक बात बोली थी जो हमारे समाज में समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी का उपयोग करो, लक्ष्मी जी का उपभोग मत करो। उन्हीं के शब्दों में बोलता हूं कि उन्होंने एक बड़ी कड़वी बात बोली थी कि लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया है, लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयत्न मत करो। उन्होंने समझा के इसको एक्सप्लेन करके कहा था कि लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाना मतलब क्या हुआ, उपभोग करना मतलब क्या हुआ। मेरे घर में शादी है, मेरे पास में पैसा है ना, मैं तो 10,000 लोगों को बुलाऊंगा, मैं 100 तरह की डिश करूंगा, मैं ये खर्चा करूंगा, ये खर्चा करूंगा। ये लक्ष्मी जी का उपभोग हो गया, ये लक्ष्मी जी का अपमान हो गया। आप ये सोचिए कि समाज में नीचे बैठा आदमी भी आप ही का आदमी है। आपके करनी, आपका आदर्श उसको दुख पहुंचा रहा है। 80% लोग, 60% लोग साधारण है,
हमको भगवान महेश के गुण अपनाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, और वो गुण है सरलता, सादगी, ईमानदारी और नीचे बैठना। शंकर जी नीचे बैठते हैं, शंकर जी आसन पे नहीं बैठते। मैंने कभी भी कहीं पे कोई पद नहीं लिया। मैं पद इसलिए नहीं लेता हूं, मैं शंकर जी को फॉलो करता हूं कि नीचे बैठो। जो आदमी नीचे बैठेगा उसको डर नहीं बैठेगा। तो हमने नीचे बैठना, और हर नीचे बैठे आदमी को हम कैसा अंगुली पकड़ के ऊपर उठा सके, हमने समाज में यह प्रयत्न करना चाहिए। अगर छोटे मुंह बड़ी बात कर दिया हो, अगर किसी का मन दुखा हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने मेरे तरफ से मेरे अनुभव शेयर करने की कोशिश किया। बहुत सही बात बताइए भाई साहब आपने। सच में छोटों को उठाना ये अपनी जिंदगी का एक मकसद होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ऐसे लगता है आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। बहुत सुंदर। ये तो कल्पना जी आपका सबका प्रेम है। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे मैं आया, मैंने बोला, कोशिश किया मैंने मेरे तरफ से। मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी इस जूम को और इस मीडिया को कि आज आप नागपुर में बैठे हुए हैं और आपका हमें सहवास मिल रहा है, आपके विचार सुनने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद जूम का है। उस माध्यम से नहीं तो हम सोच के भी आपको मिल नहीं सकते थे, बुला नहीं सकते थे, लेकिन आज इस मीडिया के माध्यम से हम आपको मिले, आपके सुंदर विचार सुनने को मिले। बहुत सही, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका सबका आभार। बहुत ही सुंदर विवेचन रहा बागड़ी भाई साहब आपका। निशब्द है सभी लोग। आदरणीय बागड़ी भाई साहब, आपके मार्गदर्शन की शैली से ज्ञात हुआ कि सच में परिवार ही प्रेम की माला है। परिवार में अगर माता पिता का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और परिवार सामंजस्य और संतुलन बना रहे, तो हम लोग विश्वास की सोपान, विकास की सोपान आसानी से ऊंचाइयों से छू लेते हैं। आपने वाणी में अपने परिवार की महत्ता के मौलिक मोती बिखेरे हैं, जिसे हम एक एक चुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी की माला में अगर पिरोया जाए तो हमारे सामने कोई प्रश्न आएगा नहीं और हमारा परिवार का विघटन भी नहीं होगा। घर के बच्चों के सामने आदर्श ऐसा रखना है कि बच्चे हमें आदर्शवादी बनना है। जैसे बच्चे तो वो नहीं करते कि जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो इसीलिए हमारा आदर्श ऐसा हो श्रवण बाल के जैसा। अगर हमको लगता है कि हमारे बच्चे अगर श्रवण बाल बने, तो सबसे पहले हमें हमारे माता पिता के सामने श्रवण बाल की भूमिका निभानी आनी चाहिए, तो ही हम हमारे बच्चों से श्रवण बाल की अपेक्षा करें। सच है, परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हो। सच है कि परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हो या कितना शिक्षित हो, बल्कि कि आप किसी भी जटिल स्थिति को धैर्य, सामंजस्य, समतोल और विवेक से कैसे निपटाते हो। यही आपके आज के विवेचन का सार रहा है। और जाते जाते आपने तो इतना भी बताया है कि संस्कार, सादगी अपनाओ और लक्ष्मी का सम्मान करो, तो हर जगह आपका विकास ही विकास है। और उज्जवल भविष्य की आशा रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए अब चलते हैं समापन की ओर। अगला पड़ाव है हमारा समापन। स्नेहीजनों, आप सभी की उपस्थिति से मैं का आज जूम का दरबार पुलकित हृदय अभिव्यक्त करे आपका मनपूर्वक आभार। अपनत्व से बढ़कर कोई रिश्तों की परिभाषा नहीं होती, और हर किसी के पास हमारे जैसे और आप जैसे रिश्तों के धन की पूंजी नहीं होती। तभी आज हम और आप इन रिश्तों के कारण आज इस जूम पर मालामाल है। आज के सम्माननीय प्रमुख अतिथि आदरणीय भाई श्री संजय जी डार, विशेष अतिथि आदरणीय श्री संजय जी मंत्री, आज के मार्गदर्शन के भंडार आदरणीय श्री शरद जी बागड़ी, आप सभी को समिति धन्यवाद कहती है बार बार, और यूं ही आपका स्नेह बना रहे हम लोगों पर हर बार। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, सचिव जी, प्रादेशिक पदाधिकारी, सभी जिला के जुड़े हुए सभी जिला अध्यक्ष, समिति संयोजक एवं उपस्थित सभी श्रोतागण, आपने हमारे विनती
को मान देकर आपका मौलिक समय दिया एवं परिसंवाद की मौलिकता बढ़ाई। समिति की ओर से आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। भविष्य में आपका स्नेह यूं ही बना रहे, यही मैं ईश्वर से भी कामना करती हूँ। विशेष आभार जूम लिंक उपलब्ध कराने वाली बहन अंजलि जी तापड़िया, साथ ही हर बार की तरह इस बार भी तकनीकी सहायक बने हमारे ओम भाई जी बजाज, आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। जनों, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाले हमारे समिति के सभी साथी जैसे कल्पना दीदी मालूम, पवन जी झंवर तथा मैं स्वयं, आप सभी को अभिवादन करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हैं। आइए राष्ट्रगीत से हम समापन करेंगे।